सो हम लोग संडे को जो टेस्ट हुआ था उसका हम लोग डिस्कशन अभी कर लेते हैं। फिजिक्स में 25 सवाल शायद दिए थे हम लोगों ने, यह स्क्रीन शेयर किया हुआ। तो ये 26 सवाल है, बताओ इसमें दिक्कत है क्या? यस सर। इसका आंसर गलत है नहीं? यस सर। हाँ। इसका आंसर गलत है, वो वेबसाइट पे दैट इज 19 न्यूटन इज करेक्ट। तो तुम लोग अपने मार्क्स बढ़ा सकते हो। मैं इसको करता हूँ कोशिश की कैसे इसको रिपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट सवाल लेते हैं। 19 इज करेक्ट। ट्वेंटी सेवन सवाल। Two block of mass m1 is equal to 4 kg, m2 is given, are connected to the end of the string which passes over the massless frictionless pulley. The total downward thrust on the pulley is nearly. तो इसका मीनिंग क्लियर हुआ क्या? डाउनवर्ड थ्रस्ट बोर्ड पे दिख रहा है क्या तुम लोगों को? M1 M2 दो ब्लॉक है 4 kg एंड 2 kg का, और इसमें टेंशन आता है कितना पता है? 2 M1 M2 डिवाइड बाई M1 प्लस M2 इंटू जी। ये टेंशन तुम लोगों ने देखा होगा, लिखा होगा। और इस पुली पे टेंशन का फोर्स कितना है? T नीचे, यहां भी T नीचे, तो 2T फोर्स है। दैट मीन्स यू हैव टू फाइंड 4, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया, 4 M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू जी। कैलकुलेट कर लोगे 2 इंटू 4 डिवाइड बाई 6 इंटू जी, देख लो कितना हो जाएगा रफली। 320 डिवाइड बाई 160 डिवाइड बाई 3। इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया है। ट्वेंटी 28 जिसको डाउट आए तो बताना। 28 में क्या है? 100 मीटर पर सेकंड है बच्चों, और कम से कम डिस्टेंस में रोकना है तो वो पूरा ब्रेक लगाएगा, और रिटार्डेशन जो प्रोड्यूस होगा दैट इज म्यू जी, है ना? तो रिटार्डेशन का वैल्यू हो जाएगा इस सवाल में a इज इक्वल टू माइनस म्यू जी माइनस 0.5 इंटू 10 v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as से फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल 100 का स्क्वायर 2, और ये हो जाएगा -5 इंटू एस। वन 1000 मीटर। यार ये कैसा गाड़ी है? 1000 मीटर पे जाकर रुकेगा 1 किलोमीटर, जब ब्रेक लगाएगा तो 1 किलोमीटर चल जाएगा। चलो सॉल्यूशन भी दिया। लोकेशा कौन से सवाल में डाउट है? 39, 41 एंड 43। ठीक है, तो 39 पे जाते हैं डायरेक्टली। ये मेडिकल का फेमस सवाल है, ऐसे सवाल आ सकते हैं।
ये क्या होता है ना, देखो ऐसा फैक्ट है, जब इनर्शिया का प्रॉपर्टी बताते हैं तो उसके लिए यहाँ पे ऐसे क्लोथ रखा हुआ है ना, और क्लोथ को क्या कर लिया, ऐसे पुल कर लिया, सडनली पुल कर लिया। मतलब इसको पुल करने में टाइम कितना लगा है, बहुत कम टाइम लगा, सडनली कर रहा है तो, ठीक है। तो यहाँ इसके बीच में कुछ तो फ्रिक्शन होगा, लेकिन जो फोर्स लग रहा है ना बच्चों को, फोर्स कम टाइम के लिए लग रहा है, ठीक है ना। फोर्स कम टाइम के लिए लग रहा है, इसको बोलते हैं बच्चों इम्पल्स। इम्पल्स कैसे डिफाइंड है, F इंटू टी। तुम ऐसे सोचो, किसी ब्लॉक पे फोर्स लंबे देर तक लगाते रहोगे तो क्या होगा, वो ज्यादा बढ़ते जाएगा, उसका वेलोसिटी बढ़ते जाएगा। लेकिन एक फोर्स तो लगा है, बट बहुत ही कम टाइम के लिए लगा है, तो थोड़ा सा हिलेगा, उसके बाद मूव ही नहीं करेगा। तो वैसे ही है, फोर्स तो जो लगना था लगाया, बट बहुत कम टाइम के लिए लगाया, तो इस पे कोई मोशंस में ज्यादा चेंज नहीं आया, ऑलमोस्ट वही रह जाएगा। लेकिन अगर क्लोथ को धीरे धीरे पुल करोगे तो क्या होगा कि धीरे धीरे आगे आएगा, क्योंकि फोर्स लगा रहे हैं। तो ये जो सवाल है इसको बोलते हैं इनर्शिया, कि इसका इनर्शिया को चेंज, मतलब अभी रेस्ट में था तो रेस्ट में ही रहेगा, फोर्स लगाया बट बहुत कम टाइम के लिए लगाया। तो बाद में इसको हालांकि पढ़ाते हैं इम्पल्स। इम्पल्स जो है वो बहुत ही कम हुआ, इम्पल्स इजकल टू, बाद में पढ़ाऊंगा मैं, चेंज इन मोमेंटम डेल्टा पी। मोमेंटम में चेंज नहीं आएगा बिकॉज टाइम इज वेरी स्मॉल। तो ये एक्चुअली में हम न्यूटन्स लॉ में नहीं पढ़ाते ये सारी चीज। ये मोस्टली जब हम लोग सेंटर ऑफ मास पढ़ाते हैं तो ये सारी चीज इम्पल्स ये सब आता है। पर तब भी तुम समझ सकते हो, फोर्स लगाया, कम टाइम के लिए लगाया, तो इसमें कुछ मोशन ज्यादा प्रोड्यूस नहीं होगा। एक्सेलेरेशन है बट टाइम इंटरवल बहुत कम है, तो v क्या गेन होगा, v इक्वल टू a t बहुत ही छोटा है। तो ये इनर्शिया प्रॉपर्टी को भी बताता है कि जैसा था वैसा ही रह गया। तो हम लोग कहेंगे स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, ऐसा होता है, और स्टेटमेंट 2 बताता है न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो थर्ड लॉ तो है, लेकिन ये मूव नहीं किया, इसका ये एक्सप्लेनेशन नहीं है। इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। एक्सप्लेन क्या कर रहा है कि हम बहुत कम टाइम के लिए फोर्स लगाए तो उसमें मोशंस प्रोड्यूस नहीं हुआ है सफिशिएंट। तो क्लियर हुआ क्या बच्चों, मुझे लगता है मैं सही से समझा नहीं पाया। लोकेशन, आयुष यादव ने बताया इनर्शिया, शरण्या ने बताया रिपीट कर दो। देखो इसको, हालांकि इसको, इस स्टेटमेंट 1 को लेते हैं इनर्शिया प्रॉपर्टी शो करने के लिए। ये रेस्ट में ही रह गया, जस्ट पुल कर लिया। लेकिन थोड़ा और डिटेल में जाओ, मैं कहूंगा जब क्लॉथ को पुल कर रहे हैं तो क्लॉथ ने कुछ फोर्स लगाया होगा, फ्रिक्शन फोर्स लगा होगा डिश पे, डिशेज पे, जो बर्तन रखा हुआ है इस पे। लेकिन वो फोर्स कम टाइम के लिए लगा है। मैं कहूंगा कि अगर इसको कुछ वेलोसिटी गेन करना है, चलो इंपल्स से नहीं बताता हूं मैं, फोर्स लगा मतलब एक्सेलेरेशन है। v इक्वल टू होता है a इंटू टी, टी बहुत छोटा है, तो ये v क्या होगा, बहुत छोटा रहेगा, मतलब ये थोड़ा सा हिलेगा। हिलना जब तक चाहेगा तब तक तो फोर्स खत्म भी हो गया, लगा भी नहीं रहे फिर, तो ऑलमोस्ट वैसा ही रह जाएगा, ठीक है।
तो दिस शोज इनर्शिया प्रॉपर्टीज, डिटेल में डिस्कस करें, टाइम इंटरवल कम है। स्टेटमेंट 2 सेज दैट, न्यूटन्स थर्ड लॉ का स्टेटमेंट है, तो हमने इसके एक्सप्लेनेशन में न्यूटन्स थर्ड लॉ का ही यूज नहीं किया। तो शरण्या कहेंगे स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, ऐसा होता है। स्टेटमेंट 2 इज ऑल्सो करेक्ट, बट दिस इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। सवाल आते हैं 41 पे। 41 हमने क्लास में किया था डाउट सेशन में। इसका स्क्रीन से मैं हटाता हूं और फिर समझाता हूं। फोर्टी वन सवाल ऐसा था, कि मैक्सिमम फ्रैक्शन कितना रख सकते हैं। टोटल लेंथ L, तो यहाँ पे L माइनस L सपोज, कितना मैक्सिमम फ्रैक्शन हैंड करा सकते हैं। दैट मीन्स L बाई L हमें निकालना है। तो बच्चों जस्ट ये इक्विलिब्रियम है, तो यहाँ का टेंशन हो जाएगा T, इसका मास, टोटल मास M बाई L, यूनिट लेंथ का मास, इसका मास इतना इंटू G। If we talk about this, टेंशन इधर लग रहा है सेम, एंड फ्रिक्शन फोर्स इधर। सो कितना फ्रिक्शन फोर्स होगा, टेंशन के बराबर होगा। फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा, म्यू एम, इसका मास कितना हो जाएगा, M बाई L, इंटू जी, म्यू एन, दैट इज इक्वल टू T, यहां से पुट कर लेते हैं M बाई L इंटू L इंटू जी। देखो ये कैंसिल, ये कैंसिल, जी कैंसिल, म्यू इंटू L माइनस L, दैट इज इक्वल टू स्मॉल l। म्यू L इज इक्वल टू 1 प्लस म्यू इंटू L, स्मॉल l by capital L, that is equal to म्यू डिवाइड बाय 1 प्लस म्यू। ये सवाल तुम्हारे बुकलेट में भी है। मेडिकल वाले बच्चे तो ये फॉर्मूला रट्टा भी मार लेते हैं, कुछ ऐसे सवाल आएगा तो तुरंत आंसर कर देंगे। सो म्यू इज 0.25, मतलब 1/4 डिवाइड बाय 1 प्लस 1/4, दैट इज इक्वल टू 1/5, है ना। क्वेश्चन नंबर 32। ये ऐसे मुझे दिख रहा है फिगर में कि दोनों कनेक्टेड है,
बट सवाल में तो कुछ नहीं कहा है कनेक्टेड है। करा 2 cart of 200 kg and 300 kg on horizontal rails are pushed apart. Suppose the coefficient of friction between the cart and the rail are same. ये एक्चुअली थोड़ा सा कंफ्यूजन इसलिए है कि दोनों को वेलोसिटी कितना दिया है ये नहीं पता। ये जो वर्ड लिखा है ना, दिस इज पुश्ड अपार्ट, ये थोड़ा सा सिलेबस से, अभी के सिलेबस से थोड़ा बाहर हो गया। जानवी तूने कैसे इसको सॉल्व किया? एक्चुअली इसलिए मैं कहा सिलेबस से बाहर ये कॉन्सेप्ट होगा कि मोमेंटम कंजर्वेशन, दोनों पे फोर्स सेम लगाया। शायद इसका आंसर ऐसे आया होगा, तो इसमें कहा पुश्ड अपार्ट, दैट में जितना मोमेंटम इसको मिला है उतना ही मोमेंटम इसको मिला है। और ये कॉन्सेप्ट मैं बाद में पढ़ाऊंगा मोमेंटम कंजर्वेशन का, ठीक है। तो इसको कह सकते हैं कि अभी के सिलेबस से ये बाहर का था। मतलब m1 v1 इज इक्वल टू है m2 v2। कहोगे सर मोमेंटम क्या होता है, ये तो जानते हो तुम। अब इसमें फ्रिक्शन कोएफिशिएंट सेम है, तो एक्सलेशन कितना प्रोड्यूस होगा? एक्सलेशन प्रोड्यूस जो होगा माइनस म्यू जी होगा। तो इसका रुकने का ये होगा v1 स्क्वायर फाइनल 0 माइनस v1 स्क्वायर इक्वल टू 2a(s1). ये तो दोनों में सेम ही रहेगा। s1 जो हो जाएगा v1 स्क्वायर बाई 2 म्यू जी। कहोगे सर s2 क्या होगा? तो यही रहेगा, s2 हो जाएगा v2 स्क्वायर बाई 2 म्यू जी। लेकिन कहोगे सर v2 क्या होगा? v2 हो जाएगा m1 v1 अपॉन m2 का स्क्वायर बाई 2 म्यू जी, दैट इज इक्वल टू m1 बाई m2 का स्क्वायर इंटू v1 स्क्वायर बाई 2 म्यू जी हो जाएगा s1, दैट इज इक्वल टू m1 बाई m2। m1 इज हाउ मच? 200, 2 बाई 3 का स्क्वायर इंटू s1 इज कितना दिया है? अब सवाल देख लेते हैं कि क्या है। मैंने गेस किया कि पुश्ड अपार्ट का मतलब ये देगा। सर दोनों के बीच में टेंशन नहीं लगेगा? नहीं, वही मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये सवाल में क्या दिया है। टेंशन कनेक्टेड है रॉड से तो दिख रहा है।
It's a two cart of mass 200 kg and 300 kg of horizontal rails are pushed apart. Suppose the coefficient of friction between the cart and the rail are same. If the 200 kg travels a distance 36 meter and stops, then distance traveled by the cart of being 300 kg. एक्चुअली ये टेंशन नहीं एग्जैक्टली है, पुश करने के लिए कुछ दिया है कि रॉड से या कैसे भी पुश किया दोनों को, क्योंकि कनेक्टेड रहेगा तो जिधर एक जिधर जाएगा दूसरा भी उधर ही जाएगा, तो डायग्राम इज नॉट करेक्ट। तो ये S1 कितना है 36, तो कितना आ जाएगा 16। आई थिंक यही आंसर भी दिया। सॉल्यूशंस देखते हैं इसमें कैसे दिया हुआ है। शॉर्ट में सॉल्यूशंस दे दिया है, तो जो मैंने समझाया थोड़ा समझ में आया क्या? सर्टेनली ये मैं तुमसे एक्सपेक्ट नहीं करूंगा कि ये तुम सॉल्व करो अगर ये नहीं स्ट्राइक किया तो, कि मोमेंटम सेम है यहाँ पे। प्रिया पाटिल, यस सर। अभी मोमेंटम सेम बता दिया तब कर सकते हो। हाँ। चलो 32 के बाद 41 हो गया। नेक्स्ट सवाल लोकेश साहब। 29। 29 अरे यार इसमें तो अरे फिगर नहीं है क्या? नो सर। ओहो, ये फिगर नहीं दिया है, फिगर नहीं दिया है। In this, n number of equal mass are connected by a string of negligible mass. The tension in the string to nth mass. अब देखो इसमें कैपिटल एम भी है, ये तो मिस्टेक्स हैं। कैपिटल एम कहाँ कनेक्टेड है वो तो दिया नहीं है। मैं बता रहा हूं कि ये सवाल कैसा होगा। मैं स्क्रीन से हटा रहा हूं, ये भी मिस्टेक्स है। ये कुछ ऐसा सवाल होगा, कैपिटल एम 1 2 3 4 n minus 1 n। प्रिया पाटिल कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। ये टाइपिंग मिस्टेक है, सॉरी ये मिस्टेक है। डायग्राम के बिना कैसे सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर डायग्राम दिया हो तब कह सकते हो कि इस पे नीचे का एक्सेशन सपोज ए, टेंशन टी। अब इक्वेशंस लिख सकते हो कैपिटल एम जी माइनस टी दैट इज इक्वल टू कैपिटल एम इंटू ए, और ये सबको एक मान लो। Treat this as a one body.
तो यहां का टेंशन टी है, टी, और इधर तो कोई फोर्स नहीं है, स्मूथ रहेगा, म्यू इक्वल टू 0 मस्ट बी रिटन, बिकॉज फ्रिक्शन पे भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सवाल, स्मूथ देना चाहिए। दैट इज इक्वल टू, इसका टोटल मास हो जाएगा n इंटू एम, इफ यू ऐड दिस टू कैपिटल एम जी आ जाएगा तो दो सवाल गड़बड़ हो गए नहीं, लेकिन ठीक है, सॉल्यूशन में तो डिस्कशन में तो क्लियर हुआ कि सवाल ये है, कर सकते थे तुम। अब पूछा इस केस के बीच में जो स्ट्रिंग है उसमें टेंशन कितना होगा, ये टेंशन टी एन सपोज, तो क्या होगा इस ब्लॉक पे, इस डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है टी एन, यही एक फोर्स है, दैट इज इक्वल टू स्मॉल एम इंटू इसका एक्सेलेरेशन, ए निकाल चुके हैं, क्या हो जाएगा स्मॉल एम कैपिटल एम डिवाइड बाई कैपिटल एम प्लस एन एम इंटू जी। क्लियर ना? यस सर। अगर डायग्राम देता है तो कर लेते सारे बच्चे। 37, a body of mass m is suspended by two light string to a string making angle alpha and beta. देखो इसमें कुछ खास नहीं है, दो स्ट्रिंग कनेक्टेड है ना, एक को लिखा है T1, अल्फा वाले को T1 और बीटा वाले को T2, इसका मास m है। तो बड़ा आसान सा सवाल है, तुम लोग क्यों इसमें तकलीफ में आ गए? इस T1 T2 को रिजॉल्व कर लो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में, तो इधर T2 हो जाएगा T2 cos बीटा, इधर हो जाएगा T2 sin बीटा, इसका हो जाएगा इधर T1 cos अल्फा, इधर हो जाएगा T2 cos sin बीटा, सॉरी sin अल्फा, और इधर mg। सो व्हाट आर द इक्वेशंस? बॉडी इक्विलिब्रियम में T1 cos अल्फा इक्वल टू, अच्छा स्क्रीन स्टॉप कर देता हूं मैं, बच्चों शायद दिखाना होगा, देखो T2 का कंपोनेंट T2 cos बीटा, T2 sin बीटा, T1 का T1 cos अल्फा, T1 sin अल्फा। बट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शंस के लिए लिखेंगे T1 cos अल्फा इज इक्वल टू T2 cos बीटा, और क्या लिखेंगे T1 sin अल्फा प्लस T2 sin बीटा, that is equal to mg. This is equation 1, this is 2. अब मुझे T1 चाहिए, T2 को यहां से रिप्लेस कर दो, T1 sin अल्फा प्लस T2 यहां से लिखेंगे, T1 कॉमन हो जाएगा, sin बीटा इंटू cos अल्फा डिवाइड बाई cos बीटा। लिख लिया? नाउ T1 इज, क्या हो जाएगा बच्चों, यहां से देखो T1 इज इक्वल टू mg cos बीटा डिवाइडेड बाई sin अल्फा इंटू cos बीटा, फिर sin बीटा इंटू cos अल्फा, तो ये कुछ और नहीं sin अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा।
और कुछ बच्चे जो थोड़ा ब्रिलियंट है वो समझ सकते हैं कि अगर T2 निकालूंगा तो यहाँ कॉस बीटा है, T2 निकालूंगा तो कॉस अल्फा हो जाएगा, बाकी सिमेट्री है। क्लियर? और उसका जो सॉल्यूशन अभी डिस्कस कर रहे थे उसमें अगर किसी ने सॉल्यूशन देखा होगा तो लिखा होगा लैमीज थ्योरम, और मुझे नहीं पता मैंने ये डिस्कस किया है कि नहीं लैमीज थ्योरम। डोंट वरी, मैं बताता हूं क्या होता है। तुम लोगों को ये तो शायद पढ़ा था साइन रूल। ये ट्रायंगल है, ये एंगल ए के सामने वाले साइड को स्मॉल ए से डिनोट करते हैं। ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी। यहां तक पता है बच्चों? अब मैं कुछ समझा रहा हूं कि अगर मान लो तीन फोर्सेज है ए बी एंड सी, ये तीन फोर्सेस किसी पॉइंट पे लग रहे हैं और तीनों का समेशन मिला के 0 है, नेट फोर्स 0 है। तो मुझे पता है कि अगर तीनों का समेशन 0 है ना तो कुछ ऐसा ट्रायंगल बनाएगा, जैसे ये ए रहने दिया, दिस इज बी, तो यहां से ये स्टार्ट कर दिया बी, फिर ये सी, तो ये ट्रायंगल बन जाएगा। ए और सी इसके बीच का एंगल, जैसे ये बी है तो इसको बीटा कर दिया, देखना पैटर्न, बी और सी बचा कौन सा ए, तो इसको अल्फा कर दिया, और ए और बी के बीच का एंगल को गामा कर दिया। ये सब एंगल है। अगर ट्रायंगल में देखो तो ए एंड अल्फा किसको कहा है? बी और सी के बीच का एंगल ना, बी और सी के बीच का एंगल। मैं एक बार थोड़ा सा फिर से ड्रॉ करता हूं। दिस इज ए, फिर ये हो गया बी, और ये हो गया सी। सो इसमें मुझे एंगल अगर इस पैटर्न पे लिखना है तो कौन सा क्या लिखेंगे? अल्फा किसके किसके बीच का एंगल है? बी और सी के बीच में। बी कौन सा? ये बी और सी, ये वाले एंगल को हमने कहा है अल्फा, दैट मींस दिस एंगल इज अल्फा, पाई माइनस अल्फा इनफैक्ट। बी और सी के बीच का एंगल अल्फा है, बी का टेल सी का टेल एक साथ, तो सी ऐसा, बी को आगे बढ़ा दोगे तो दिस इज एंगल अल्फा। सिमिलरली चेक कर लो, ये ए है, ए और सी के बीच का एंगल वाला इसको कहेंगे पाई माइनस बीटा, और ये है पाई माइनस गामा। चूंकि ये ट्रायंगल बन रहा है तो इस रूल से क्या कहूंगा बच्चों? ए अपॉन साइन पाई माइनस अल्फा, समझना, इज इक्वल टू बी अपॉन साइन पाई माइनस बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन साइन पाई माइनस गामा। ये इस लॉ से लिखा, तो एक्चुअली साइन पाई माइनस अल्फा तो साइन अल्फा ही हो जाएगा, तो ए बाई साइन अल्फा इज इक्वल टू बी बाई साइन बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन साइन गामा। ये कहां से आया? ये साइन रूल से आया। और फिजिक्स में कहा था कि अगर तीन फोर्स का समेशन 0 है तो ऐसा ट्रायंगल बनेगा। तो इसी चीज को, इस डायग्राम को लेकर के बोल देते हैं कि लैमेज रूल। ये जनरली मैं नहीं पढ़ाता हूं, तो इसी चीज को, जैसे a अपॉन दिस इज इक्वल टू बी अपॉन दिस इज इक्वल टू सी अपॉन दिस,
ये लिखेंगे कब, जब इन तीनों का समेशन 0 है, नेट फोर्स 0 है तो। इसको लिख लो, पहले नोट डाउन कर लो। तो सवाल में जो दिया था बच्चों की क्या दिया हुआ था, कैसे दिया हुआ था वो बता रहा हूं। उसमें दिया हुआ था कि ब्लॉक जो है उस पर फोर्स लग रहा है mg, एक फोर्स ये हो गया, एक फोर्स है T1 और एक फोर्स है T2, है ना। तो ये एंगल दिया हुआ था अल्फा, ये एंगल दिया हुआ था बीटा, ये तो 90 डिग्री है। तो व्हाट इज दिस एंगल? दिस एंगल इज पाई माइनस अल्फा प्लस बीटा। कैन वी राइट दिस? ये पूरा एंगल क्या हो जाएगा? पाई बाय 2 प्लस अल्फा। ये पूरा एंगल क्या हो जाएगा? पाई बाय 2 प्लस बीटा। तो बच्चों इसमें क्या होगा सुनना, mg अपॉन साइन ये एंगल पाई माइनस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू ये साइड अपॉन ये एंगल साइन T1 अपॉन कौन सा एंगल? ये वाला एंगल, ये ना, साइन पाई बाय 2 प्लस बीटा इज इक्वल टू T2 अपॉन ये एंगल साइन पाई बाय 2 प्लस अल्फा। सो देखो ये क्या हो जाएगा, ये बड़ा सिंपल सा आ गया, mg अपॉन साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू T1 अपॉन ये तो तुम्हें पढ़ाया है साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा cos बीटा इज इक्वल टू T2 अपॉन cos अल्फा। इसलिए बता दिया कि अगर ये ऐसे यूज करोगे तो मेडिकल के लिए बड़ा आसान है। सो T1 डायरेक्टली लिख लेंगे, T1 mg cos बीटा अपॉन साइन अल्फा प्लस बीटा, T2 डायरेक्टली लिख लेंगे mg cos अल्फा अपॉन साइन अल्फा प्लस बीटा। बताओ कुछ सीखा नहीं आज? समय बस थोड़ा सा टाइम बचा हुआ है, मैं स्टार्ट कर रहा हूं सर्कुलर मोशन, न्यू टॉपिक। देखो इसमें सर्कुलर मोशंस में ना कुछ पार्ट बहुत जगह पे काइनेमेटिक्स में ही पढ़ा देते हैं, 2 डायमेंशनल मोशन में पढ़ा देते हैं, लेकिन मैंने नहीं पढ़ाया, मैं ना एक साथ ही पढ़ाता हूं। तो एक्चुअली सर्कुलर मोशंस को हम 2 पार्ट में बांट सकते हैं, एक हो जाएगा काइनेमेटिक्स पार्ट और दूसरा हो जाएगा डायनामिक्स पार्ट। आपको अगर सर ये काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स क्या होता है, मैंने स्टार्ट में ही डिस्कस किया था। काइनेमेटिक्स में वी विल डिस्क्राइब द मोशन, जैसे कहा था वेलोसिटी किसी टाइम पे क्या होगा, किसी टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, एक्सेलेरेशन अगर इतना है तो, लेकिन एक्सेलेरेशन क्यों है, एक्सेलेरेशन इस डायरेक्शन में क्यों है, कौन एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस कर रहा है, ये सारा चीज हम लोग डायनामिक्स में पढ़ते हैं। जैसे न्यूटन्स लॉ में पढ़ा, फ्रिक्शन में पढ़ा, ब्लॉक मूव करेगा कि नहीं करेगा, एक्सेलेरेशन होगा कि नहीं होगा, होगा तो किधर होगा,
ये सारा चीज। तो डायनेमिक्स में देखा कि एक्सेलेरेशन क्यों हो रहा है, बिकॉज फोर्स लग रहा है, किधर हो रहा है, जिधर नेट फोर्स है, एंड अदर थिंग्स। तो इसमें बच्चों काइनेमेटिक्स एंड डायनेमिक्स, ठीक है। तो काइनेमेटिक्स में बहुत ज्यादा हम नहीं टाइम देंगे, बिकॉज एकदम सिमिलर जैसा है, जैसा काइनेमेटिक्स हमने पहले पढ़ा है कुछ वैसा ही है। डायनेमिक्स में मेरा मेन फोकस डायनेमिक्स पे रहेगा, बट वी विल स्टार्ट विद द काइनेमेटिक्स, और आज 10-15 मिनट में ही काइनेमेटिक्स फिनिश कर दूंगा। तो सर्कुलर मोशंस क्या होगा, पार्टिकल इज मूविंग ऑन ए सर्कुलर पाथ। उससे पहले मैं बताता हूं कि एक पोलर कोऑर्डिनेट होता है बच्चों, और एक होता है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट। ये है तुम्हारा रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, एक्स वाई। कोई पार्टिकल यहाँ पे पी, मैं बोलूंगा इसका एक एक्स कोऑर्डिनेट है, दैट इज दिस इज एक्स, और ये जो डिस्टेंस है उसको बोलते हैं वाई कोऑर्डिनेट। अगर इसी को पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में डिनोट करें, अगर कोई पार्टिकल सपोज यहां है, तो हम कहेंगे ये पार्टिकल ओरिजिन से आर डिस्टेंस पे है, और एक रेफरेंस लाइन से थीटा एंगल पे। जैसे इस पॉइंट पी को हम लोग बोलेंगे 5 मीटर और एंगल 30 डिग्री सपोज, मतलब आर और थीटा, है ना। अगर डिस्टेंस बता दिया और यहां से कितने एंगल पे बता दिया, तो ये पॉइंट बता देंगे। यहां पे बोलेंगे y एक्सिस से कितना डिस्टेंस है, x एक्सिस से कितना डिस्टेंस है, x कोऑर्डिनेट। तो अभी तक हम लोगों ने जो डिस्कस किया है वो डिस्कस किया था रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये था थोड़ा सा आइडिया हम इसके बारे में लेंगे। ठीक है, हालांकि बहुत ज्यादा तुम्हें इसके बारे में पढ़ना नहीं है, तो ये जो मैंने अभी डायग्राम ड्रॉ किया था तुम भी ड्रॉ कर लो। और हम पोलर से रेक्टेंगुलर में कन्वर्जन भी जानते हैं, कर सकते हैं। जैसे अगर कोई ऐसे दिया हुआ है पार्टिकल यहां पे है, पार्टिकल का पोजीशन दिया है, इसका पी का पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में आर थीटा, तुम कहोगे सर रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में बदलने में टाइम नहीं लगेगा। दिस इज आर, सो इसका एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा आर कॉस थीटा, और वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा आर साइन थीटा। कन्वर्जन भी बता दिया शॉर्ट में। ओके, अब हम लोग थोड़ा सा स्पेसिफिक हो जाते हैं।
बाकी जनरल ही रहेगा ये चीज, सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशंस में एक स्पेशल केस हो गया बच्चों कि इसका रेडियस ना कांस्टेंट है, सर्कल पे रोटेट कर रहा है। मतलब इस केस में अगर पोलर में डिस्कस करेंगे तो आर जो रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा। तो सर्कुलर जैसे हम बात करते थे वन डायमेंशनल मोशन में एक लाइन पे मोशन होता था, तो एक्स कोऑर्डिनेट ही चेंज होता था, वाई नहीं चेंज होता था, थोड़ा आसान होता था। यहां पे भी अगर हम कहें सर्कुलर पाथ में मोशन हो रहा है तो आर कांस्टेंट और थीटा चेंज हो रहा है। इसको हम लोग बोलते हैं, थीटा को बोलते हैं बच्चों एंगुलर पोजीशन। एंगुलर पोजीशन कहोगे कि क्या एंगुलर पोजीशन एक वेक्टर क्वांटिटी है? यस, दिस इज ए वेक्टर क्वांटिटी। जैसे डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन वेक्टर क्वांटिटी था, तो दिस इज अ वेक्टर। क्योंकि सर इसका डायरेक्शन क्या है? व्हाट इज डायरेक्शन? क्या ये डायरेक्शन ऐसे कोई डायरेक्शन है, कैसा है, इधर है, क्या है? बच्चों इसका डायरेक्शन यहां से इधर है तो इधर लेते हैं। हालांकि थीटा देखो ऐसा है, इस प्लेन में है, बट डायरेक्शन इज टेकन एज दिस, कन्वेंशन इज दिस। इसलिए इसको बोलते हैं बच्चों कौन सा वेक्टर? एक्सियल वेक्टर। इस टाइप के वेक्टर को एक्सियल वेक्टर्स बोलते हैं। दिस इज एक्सियल वेक्टर, एक्सिस के लॉन्ग है। ओके, तो ये थोड़ा कन्विंसिंग नहीं लगेगा तुझे कि सर ऐसे मूव कर रहा है तो डायरेक्शन तो इस प्लेन में होना चाहिए, बट नहीं, इधर लिया गया। अगर मान लो ये यहां से यहां चला, यहां से यहां, तो कहेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ है? तो ये इतना हुआ है, डायरेक्शन इधर। लेकिन अगर इधर से इधर चला है तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन इनटू द प्लेन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अगर ये पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है तो उसका थीटा चेंज हो रहा होगा, और डी थीटा बाई डी टी को बोलेंगे हम लोग एंगुलर वेलोसिटी। किससे डिनोट करेंगे? ओमेगा से। तो इसका एक टर्म डिफाइन कर दिया, अगर थीटा चेंज हो रहा है तो किस रेट से थीटा चेंज हो रहा है उसको बोलेंगे एंगुलर वेलोसिटी, वी डिनोट इट बाय ओमेगा। वहां भी बताया था पोजीशन, वेलोसिटी, उसके बाद एक्सेलरेशन बताया था। बताओ यहां पे मैं तीसरा टर्म क्या डिफाइन करूंगा? एंगुलर एक्सेलरेशन, इट इज डिनोटेड बाय अल्फा, और ये क्या होगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी का भी डायरेक्शन देखो, अगर ऐसा है वेलोसिटी इस सेंस में ऐसे मूव कर रहा है तो डायरेक्शन इज टेकन एज दिस। तो थीटा, ओमेगा, अल्फा, दीज आर एक्सियल वेक्टर्स। देखो इसका नाम दे दिया एक्सियल वेक्टर, डर डर गए होगे तुम लोग, क्या सर बोल रहे हैं? एक्सियल वेक्टर मतलब इसका डायरेक्शन एक्सिस के अलोंग होगा। जैसे अगर पार्टिकल जिसे यहां से यहां जाते थे तो डिस्प्लेसमेंट ऐसे बोलते थे, इधर गया इधर डायरेक्शन है, वेलोसिटी इधर है तो इधर डायरेक्शन है। लेकिन देखो ये रोटेट कर रहा है ऐसे, तो कहोगे सर ये होना चाहिए था बोर्ड के प्लेन में डायरेक्शन, लेकिन इसका तो डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है वेलोसिटी का। तो एंगुलर वेलोसिटी इज डिफाइंड एज कि अगर ऐसे रोटेट कर रहा है, ऐसे जा रहा है, तो थंब का डायरेक्शन लेंगे उसका डायरेक्शन। तो ऐसे रोटेट कर रहा है, लगता है कि इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, तो डायरेक्शंस किधर होगा? इधर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट?
इसका कन्वेंशन लिया गया है, Yes, sir. ऐसे जा रहा है तो इसका डायरेक्शन ऐसे लेंगे, राइट हैंड से। ये मेडिकल में कभी पूछ सकता है, थीटा, ओमेगा, अल्फा, फिर बाद में हम लोग ना पढ़ेंगे टॉर्क, आर क्रॉस एफ करके होता है, हमने तो वेक्टर में पढ़ाया भी था, थोड़ा सा हिंट नाम बता दिया था। टॉर्क इज ऑल्सो एक्सियल वेक्टर, बिकॉज यहाँ पे ऐसे फोर्स इधर लगता है, टॉर्क का डायरेक्शन इधर लेते हैं। एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर इंपल्स, एंगल वाला टर्म जो भी आएगा ना, ऑल आर एक्सियल वेक्टर्स। जैसे ये बॉडी है, इसको मैं रोटेट करना चाह रहा हूं, तो रोटेट ऐसे, और इसका डायरेक्शन किधर लेंगे, एक्सिस के लो, कहेंगे कि ऐसे एंगुलर वेलोसिटी ऐसा है इधर। कुछ डाउट क्लियर हुआ या अभी भी रहा उतना ही है? तो बच्चों मैं अभी बताता हूं, काइनेमेटिक्स में तुमने क्या पढ़ा था, तुमने पढ़ा था पोजीशन, उसको जनरली एक्स से डिनोट करते थे, या आर से डिनोट करते थे, या एस से डिनोट करते थे। तो ये हो गया लीनियर पोजीशन। यहां पे होगा एंगुलर पोजीशन। तो इसको कैसे डिनोट करेंगे, थीटा से। वहां पे होता था लीनियर वेलोसिटी, यहां पे क्या हो जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी। यहाँ पे लीनियर वेलोसिटी को v से डिनोट करते थे, दिस इज dx by dt, या dr by dt, या ds by dt। मैं एक ही अब लिख रहा हूं। यहाँ पे ओमेगा क्या हो जाएगा, d थीटा by dt। यहाँ पे होता था एक्सेलरेशन, a से डिनोट करते थे, dv by dt। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगुलर एक्सेलरेशन, क्या हो जाएगा, अल्फा। सिमिलर है कि नहीं? फॉर कांस्टेंट वेलोसिटी हम लिखते थे कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, तो v इंटू टी। यहां पे कहेंगे फॉर कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी कितना थीटा रोटेट करेगा, ओमेगा इंटू टी। हम बात करेंगे फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन, दैट इज ए कांस्टेंट। तो तीन फॉर्मूला पढ़े थे, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। यहां भी लिखेंगे कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन, अल्फा क्या है, कांस्टेंट। तो मुझे लग रहा है कि समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे v इक्वल टू यू प्लस ए टी, यहाँ पे लिखेंगे किसी टाइम पे एंगुलर वेलोसिटी, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट प्लस अल्फा इंटू टी। यहां पे लिखते थे बच्चों s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहां पे कहोगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा इक्वल टू, कौन कंप्लीट करेगा, ओंकार भाई, कंप्लीट दिस सेंटेंस, कंप्लीट दिस फॉर्मूला। कौन कौन कंप्लीट कर सकता है, किसको किसको कॉन्फिडेंस है, हाथ उठाओ, हैंड रेज करो तो।
क्या बात, आयुष यादव, देव की, रुद्राक्ष, प्रिया पाटिल, 3 लोगों ने किया, स्नेहा बहुत बढ़िया, बस 4, लोकेशा 5, सिर्फ 5 बच्चे, नहीं यार सफिशिएंट नहीं है, और हाथ हैंड रेज होना चाहिए। स्नेहा व्हाट विल बी द आंसर, देवकी ने भी कहा। स्नेहा क्या लिखो यहां, माइक ऑन कर सकती हो, यस सर। बताओ क्या लिखूं। ओमेगा नॉट टी क्या बात है। प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। क्या बात है, बहुत बढ़िया स्नेहा, बहुत ही बढ़िया। रिया ने भी अभी हाथ उठा लिया, ठीक है। सो रिया को ताबे तीसरा इक्वेशन तुम कंप्लीट करना, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। तो वैसा सिमिलर क्या होगा यहां, रिया सिमिलर इक्वेशन। रिया बता सकते हो? हाँ बोलो, ओमेगा स्क्वायर माइनस, इनिशियल को ओमेगा नॉट लिखा, इक्वल टू, बताओ तो कंप्लीट कर ही लोगे। अल्फा टी स्क्वायर। नहीं अल्फा टी स्क्वायर है, 2as 2 अल्फा थीटा। अल्फा गुड। देखो तुम लोगों ने फॉर्मूला खुद से बना लिया, लिख लो इसको। तो ये सिमिलर है कि नहीं, जैसा ही है वैसा ही है, एक ही जैसा तो है। इसमें तो सवाल तुम खुद से कर लोगे, हो गया थ्योरी, थ्योरी कितना पढ़ाएंगे, ठीक है। A particle starts moving on a circular path with constant angular acceleration pi/4 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। कहोगे सर आप ये यूनिट कैसे लिखती है, यूनिट कैसे हमें पता चलेगा। तो थीटा का तो यूनिट पता है बच्चों, क्या होता है, रेडियन। तो एंगुलर पोजीशंस का यूनिट क्या हो जाएगा, रेडियन। और थोड़ा सा हिंट में डायमेंशंस का भी दे देता हूं, हालांकि पढ़ाया नहीं हूं, कुछ बच्चे खुद से पढ़े होंगे। बच्चों थीटा जो होता है वो L/R डिफाइंड है, लेंथ अपॉन लेंथ। तो इसको बोलते हैं बच्चों डायमेंशन लेस क्वांटिटी, लेंथ बाय लेंथ, डायमेंशन नहीं है, डायमेंशन ये सब मैं बाद में पढ़ाऊंगा, डोंट वरी, लेकिन कुछ बच्चे पढ़े तो उनके लिए। तो एंगुलर पोजीशन इज डायमेंशनलेस बट नॉट यूनिटलेस, इसका यूनिट है रेडियन, इसलिए 7 बेसिक यूनिट में नहीं रखते हैं, इसको सप्लीमेंट्री यूनिट में रखते हैं, थीटा रेडियन। एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, डी थीटा बाई डी टी, थीटा बाई टी, तो यूनिट क्या हो जाएगा, रेडियन
पर सेकेंड। एंगुलर एक्सेलेरेशन का क्या होता है? ओमेगा बाई टी, डी ओमेगा बाई डी टी। रेडियन, एक और सेकेंड यहां पे आ जाएगा, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, है ना बच्चों? अगर यूनिट की बात करें तो ओमेगा का तो रेडियन पर सेकेंड हो गया। डायमेंशंस की बात करें तो ये डायमेंशनलेस, इसका डायमेंशन हो जाएगा 1 बाई टाइम का डायमेंशन। चलो इसके बारे में तो बाद में बात करेंगे। अब सवाल ये है कि एंगुलर एक्सेलेरेशन इतना है, कुछ सवाल मैं पूछ रहा हूं, फाइंड एंगुलर velocity at t is equal to 2 सेकेंड। वैसे कितना छोटा सवाल पूछते हो, थोड़ा सा तो इज्जत रखो। ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। ओमेगा नॉट है 0, अल्फा दिया हुआ है पाई बाई 4, टी दिया हुआ है 2 सेकेंड। और ये फॉर्मूला हम लगा सकते हैं बिकॉज देखना यहाँ पे कांस्टेंट अल्फा के लिए ये तीनों फॉर्मूला है। सो ये लगा सकते हैं। तो पहला तो मैं कर दिया, दूसरा तुम बताओ। एंगल रोटेटेड in 2 सेकेंड। तीसरा, फाइंड टाइम when it will complete 1 revolution। चौथा सवाल, फाइंड एंगुलर वेलोसिटी when it will complete 1 revolution। पांचवा सवाल, बस सर। बस ठीक है, चलो चलो बस कर दिया बच्चों। इसको जब सॉल्व करोगे तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? एंगल रोटेटेड इन 2 सेकेंड। इधर में जो लिखा था सेकेंड फॉर्मूला, थीटा इज इक्वल टू हाफ अल्फा टी स्क्वायर, बिकॉज ओमेगा नॉट तो 0 था। थीटा निकालना है, टी दिया है। तीसरा सवाल में फाइंड टाइम व्हेन इट विल कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन। तो थर्ड सवाल में क्या करोगे? थर्ड सवाल में करोगे इसी फॉर्मूला में थीटा के जगह पे रख दोगे 2 पाई, एसआई यूनिट में रखना है 2 पाई रेडियन। फोर्थ सवाल में कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट किया तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा? ओमेगा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा थीटा। अल्फा दिया हुआ, थीटा रखोगे 2 पाई, 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट किया है, 2 देता है तो 4 पाई लिखते हैं।